हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यू हैव लर्न दैट, तुम पढ़ चुके हो कि ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, जितनी भी तुम्हारी लिविंग सेल्स होते हैं हैव टू बी प्रोवाइडेड, हम इसे क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड द अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस, और भी दो तीन जरूरी चीजें। ऑल्सो द वेस्ट आर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, और क्या होता है, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस भी होते हैं। हैड टू बी रिमूव्ड, उन्हें हटाया जाता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। उसे कैसे हटाया जाता है? कॉन्टिन्यूसली, यानी लगातार हटाया जाता है। किस लिए हटाया जाता है? फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, ताकि हमारा टिश्यू जो है अच्छी तरीके से काम करें। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए, इसेंशियल टू हैव, इसलिए आवश्यक है, टू है एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक पर्याप्त तरीका होना चाहिए। फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए, कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कराना है? टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल, ठीक है। कह रहा है कि जितनी भी लिविंग सेल होती हैं, मान लो ये एक हमारी लिविंग सेल है, कह रहे जितनी भी लिविंग सेल है इसे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस, ठीक है। एंड अदर इसेंशियल यानी जरूरी की चीज़ें सेल को ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब ये सेल इन चीज़ों को यूज़ करेगा तो यहाँ पे वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस बनेंगे, तो उस वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से हटाएंगे, लगातार यहाँ से हटाते रहेंगे, ताकि जो हमारे सेल या टिश्यू है ये प्रॉपर वर्क करें। तो यहाँ पर क्या है कि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चीज़ों को यानी जो मटेरियल्स है उनका मूवमेंट कर रहे हैं टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल, यानी सेल तक और सेल से। तो चीज़ों को टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल, यानी जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, है इवॉल्व डिफरेंट मेथड, वो इवॉल्व कर चुके हैं यानी डेवलप कर चुके हैं अलग अलग प्रकार का मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल जो होते हैं वो इवॉल्व कर चुके हैं यानी डेवलप कर चुके हैं डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड यानी अलग अलग तरीका दिस फॉर दिस ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज एंड सिलेंट्रेट, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग, यानी इनके आसपास जो वाटर होता है ये इसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, अपनी बॉडी कैविटी द्वारा, टू फैसिलिटेट, ताकि ये सहायता कर सकें, ठीक है, फैसिलिटेट द सेल, सेल की सहायता कर सकें टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए। यानी जो स्पंज और सिलेंट्रेट होते हैं ये टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने सराउंडिंग वाटर का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी कैविटी द्वारा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज, ये अपने बॉडी के अंदर स्पेशल फ्लूइड का यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, इस प्रकार के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, ठीक है। कह रहे जो ब्लड होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, यानी टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सबसे कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है वो क्या होता है, हमारा ब्लड होता है। तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म द्वारा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन को भी शामिल करके फॉर दिस पर्पज, ठीक है। यानी टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ब्लड का ही यूज़ करते हैं। अनदर बॉडी फ्लूइड, एक दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, लिम्फ, ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ठीक है। कह रहे एक दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, लिम्फ है, इसके थ्रू भी हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ ही चीज़ों को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन, इस चैप्टर के अंदर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे एंड द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किस चीज़ की, और ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ की कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लिम्फ को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट कर रहा है इस मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ब्लड, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड तुम्हारा क्या होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जो किसका बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स का बना होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक
प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो वही कह रहा है कि ब्लड को जो है ये क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, जो कनेक्ट करता है। तो ब्लड क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, यानी हमारी बॉडी की हर एक सेल, ठीक है, एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होती है किसके द्वारा, ब्लड द्वारा। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ, ठीक है, ये ये मान लो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, ये इसका हाथ है। तो इस हाथ की यहाँ की जो सेल है और इस हाथ में जो यहाँ की सेल है, ये दोनों सेल आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं किसके द्वारा, ब्लड द्वारा। क्योंकि वही ब्लड क्या होता है, यहाँ पर भी जाता है, और वही ब्लड क्या होता है, होते हुए यहाँ पर भी आता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये किसका बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का बना होता है। चलिए आइए देखें प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए स्टॉक कलर। प्लाज्मा कैसा होता है, स्टॉक कलर होता है। स्टॉक कलर यानी पेल येलो, हल्का पीला। ठीक है, तो प्लाज्मा कैसा होता है, स्टॉक कलर होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस यानी गाढ़ा फ्लूइड होता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग बनाता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये ब्लड का कितना बनाता है, 55% बनाता है। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, 90 से 92% प्लाज्मा क्या होता है, पानी होता है। एंड द प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। ठीक है, प्रोटीन की हिस्सेदारी इसमें कितनी होती है, 6 से 8% की होती है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। ठीक है, मेन मेन कौन कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, ग्लोबुलिन होती है, और एल्ब्यूमिन होती है। ओके, चलिए आइए देखें। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कह रहा ये जो फाइब्रिनोजन होती है इसकी आवश्यकता में किस में होती है, नीड। ठीक है, फाइब्रिनोजन की नीड यानी आवश्यकता किस में होती है, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को जमाने में होती है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। जो ग्लोबुलिन होती है ये प्राइमरली, ठीक है, यानी मुख्यतः मेनली किस में इन्वॉल्व होती है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है ऑफ द बॉडी के। एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, और एल्ब्यूमिन का क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करना। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। कह रहा प्लाज्मा में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, मिनरल्स भी होता है, जैसे Na+, Ca2+, Mg2+, SU3- यानी बाइकार्बोनेट आयन, और क्लोराइड आयन, ETC। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ETC आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कह रहा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स ये सब भी क्या होते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसिस्ट इन द बॉडी। ये हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसिस्ट होते हैं बॉडी में। ठीक है, इसे याद रखना कि ये हमेशा कैसे होते हैं, ट्रांसिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर। फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, कह रहा फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, और आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, याद रखना कि जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ब्लड को जमा सकती हैं, वो सब हमारे बॉडी के अंदर इन एक्टिव फॉर्म में ही होती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो एक्टिव होती है। ठीक है, प्लाज्मा विदआउट द क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म द एलिमेंट, erythrocytes, leukocytes and the platelets are collectively called the formed element। ठीक है, erythrocyte यानी RBC, ल्यूकोसाइट यानी WBC, प्लेटलेट्स, और इन तीनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। एट दे आर कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45%। ठीक है, ये कितना बनाता है, 45% बनाता है ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये ब्लड का कितना बनाता है, 45% बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल यानी RBC, आर द मोस्ट एबंडेंट। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट सेल होती है
यानी हमारे ब्लड में जितनी भी सेल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, आरबीसी होती है। तो वही कह रहे हैं कि इरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। ये सबसे ज़्यादा सेल होती है ब्लड के अंदर। ए हेल्दी एडल्ट मैन, एक हेल्दी एडल्ट के पास हैव ऑन एन एवरेज लगभग 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, एक हेल्दी बंदे के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर क्यूब। आरबीसी आर फाउंड इन रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। इन द एडल्ट, एडल्ट के आरबीसी और ड्यूड। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, ड्यूड, ड्यूड बने गायब होना। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस गायब होता है। आरबीसी और ड्यूड, ड्यूड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस गायब होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स में। एंड आर बाई कॉन्केव इन शेप। और शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है इसके पास एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग, कौन सा, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। सिंपल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है कॉल्ड हीमोग्लोबिन। से हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल। और इसी की वजह से इस सेल का नाम और कलर ये पड़ा है। ठीक है, ए हेल्दी इंडिविजुअल, यानी एक हेल्दी बंदे की बात करें तो 12 से 16 ग्राम, ठीक है, 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, एक हेल्दी बंदे की बात करें तो उसके 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। दीज मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। इन मॉलिक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेस। ठीक है, रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होती है तुम्हारी, O2 एंड CO2। ठीक है, तो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंस रोल होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। कह रहा आरबीसी जो होती है इसकी एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है ये 120 डेज होती है। ठीक है, याद रखना 120 डेज। ठीक है, वो तुम्हें 120 मंथ या 120 ईयर कर देगा, तो याद रखना ये क्या होती है, 120 डेज होती है। आफ्टर विच, जिसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड, जिसके बाद एक 20 दिन के बाद ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इन द स्प्लीन। कहाँ पे, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ओके, चलिए देखें। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, यानी WBC। ठीक है, एज दे आर द कलरलेस, ये कहते होते हैं कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर, और ये क्या होते हैं, लेजर नंबर, यानी ये कम होते हैं। ठीक है, विच एवरेज, जो लगभग एवरेज की बात करें, औसत की बात है तो 6000 से 8000 पर क्यूब। ठीक है, जबकि हमारी आरबीसी कितनी थी, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब थी, और ये कितनी है, 6000 से 8000 पर क्यूब है। यानी ब्लड के अंदर जितनी भी सेल पाई जाती है उसमें सबसे कम क्या होती है, WBC होती है। ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये कैसे होते हैं तुम्हारे, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जबकि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी थी, 120 डेज थी, और इसकी क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, हफ्ते से 10 दिन की होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। ठीक है, हमारे पास WBC की कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होती है ए ग्रैन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल आता है, यूसिनोफिल आता है एंड बेसोफिल आता है। वाइल जबकि लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट आर द ए ग्रैन्युलोसाइट। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन होते हैं, लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एबंडेंट सेल, यानी सबसे ज़्यादा जो WBC होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी WBC होती है, न्यूट्रोफिल होती है। कितनी होती है, 60 टू 65%, यानी 60 से 65% ऑफ टोटल WBC, टोटल WBC का 60 से 65% होती है। एंड द बेसोफिल द लीस्ट, और बेसोफिल क्या होती है, सबसे कम होती है। कितनी होती है, 0.5 टू 1% होती है। यानी जो हमारी WBC है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, WBC। WBC को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2। एक होता है हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है,
ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर तुम्हारे कितने हैं? 3 है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर 2 है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो कह रहा कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो तुम्हारी क्या होती है? न्यूट्रोफिल होती है। और सबसे कम कौन सी होती है? तुम्हारी बेसोफिल होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? 60 से 65% होती है। और बेसोफिल तुम्हारी कितनी होती है? 0.5 to 1% होती है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट तुम्हारी कितनी पाई जाती है? 6 से 8% पाई जाती है। और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स आर फैगो फैगोसिटिक सेल, ठीक है। ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? फैगोसिटिक सेल की तरह काम करती हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंटरिंग द बॉडी, बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो ठीक है। यानी न्यूट्रोफिल्स और ये जो तुम्हारा न्यूट्रोफिल होता है और मोनोसाइट्स होता है, ये दोनों सेल कैसे काम करते हैं? फैगोसिटिक सेल की तरह काम करती हैं। यानी कोई भी सेल अगर बॉडी के अंदर, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आए तो ये उसे क्या करती हैं? खा जाती हैं। और मोनोसाइट्स का परसेंटेज कितना होता है? 6 to 8% होता है। बेसोफिल सिक्रीट, ठीक है। बेसोफिल जो होता है ये क्या करता है? सिक्रीट करता है। क्या क्या सिक्रीट करता है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन, एटीसी एंड आर इन्वॉल्वड इन, और ये शामिल होता है इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। किसमें शामिल होता है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में शामिल होता है, ठीक है। आइए देखें, यहाँ पर देखिए, ये तुम्हारी क्या है? डायग्राम आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये यूसिनोफिल है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो चलिए आइए देखें, कह रहा बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल, बेसोफिल कितना होता है तुम्हारा? 2 से 3% होता है। रेसिस्ट, ये क्या करता है? रोकता है। किसको रोकता है? इन्फेक्शन को रोकता है। एंड आर आल्सो, और, ठीक है। एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और ये किसके साथ एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है? एलर्जिक रिएक्शन के साथ जुड़ा होता है। लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट तुम्हारा कितना होता है? 20 to 25%, यानी 20 से 25% होता है। ऑफ 2 मेजर टाइप्स, ये 2 मेन प्रकार के होते हैं, एक होता है बी और एक होता है टी फॉर्म, ठीक है। यानी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बोथ बी एंड टी, ठीक है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स में ये क्या होते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। और सेल फ्रेगमेंट, ये क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी सेल के टुकड़े होते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट, और इसे प्रोड्यूस कौन करता है? मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस करता है। आई समझ में? मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती है? स्पेशल सेल होती है इन द बोन मैरो, ठीक है। जो हमारी बोन मैरो है उसी में स्पेशल सेल होती है, और उसी स्पेशल सेल को हम क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन, कह रहा ब्लड के पास नॉर्मली क्या होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं पर MM क्यूब, ठीक है। यानी अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स होती हैं ये पर MM क्यूब कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MM क्यूब होती है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, कर प्लेटलेट्स होते हैं कैन रिलीज, ये रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, यानी बहुत ही प्रकार की चीज़ों को निकालते हैं। मोस्ट ऑफ इस, जिसमें से ज़्यादातर और इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं? ब्लड को जमाने में यूज़ होती हैं। यानी प्लेटलेट जो होते हैं ये कई प्रकार की चीज़ों को रिलीज करता है, और उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ब्लड को जमाने में यूज़ होती हैं। ये रिडक्शन इन देयर नंबर, ठीक है, अगर इनका नंबर कम हो जाए यानी प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो इससे क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी तुम्हें चोट लगेगी तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ए रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनके नंबर में रिडक्शन हो जाए यानी कमी हो जाए, कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो इससे हमें कौन सी बीमारी होगी? क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगी। विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक्सेसिव लॉस, यानी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में। बाय।